नमस्कार। दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ मैं हूं दीपक डोभाल। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। योगी आदित्यनाथ होंगे उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री। केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा बनेंगे उप मुख्यमंत्री। कल शपथ ग्रहण में शामिल होंगे प्रधानमंत्री। उत्तराखंड के 9वें मुख्यमंत्री बने त्रिवेंद्र सिंह रावत। सतपाल महाराज समेत 9 मंत्रियों ने ली शपथ। प्रधानमंत्री समेत बड़े नेताओं ने की शिरकत। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में मारे गए 5 नक्सली। हथियार और गोला बारूद बरामद। सुरक्षा बलों के 2 जवान घायल। हरियाणा के जाट बहुल जिलों में नेट पर पाबंदी और धारा 144। सोमवार को संसद घेरने की तैयारी में प्रदर्शनकारी। आंदोलनकारियों से केंद्र की वार्ता कल। रांची टेस्ट में चेतेश्वर पुजारा का शानदार शतक। ऑस्ट्रेलिया से अब 91 रन पीछे भारत। पहली पारी में 4 विकेट शेष। गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। लखनऊ में आज हुई बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री भी बनाए जाएंगे। विधायक दल की बैठक में ही केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया गया है। इससे पहले दिल्ली से लेकर लखनऊ में बैठकों के कई दौर चले। शपथ ग्रहण समारोह कल होगा। इसमें प्रधानमंत्री समेत बीजेपी के कई बड़े नेता शामिल होंगे। चुनाव नतीजों के एक हफ्ते बाद बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया। गोरखपुर से सांसद योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लखनऊ में बीजेपी विधायक दल की बैठक के बाद उनके नाम की घोषणा की गई। बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षक वेंकैया नायडू और भूपेंद्र यादव भी मौजूद थे। जब लोगों ने सुना योगी जी का नाम का प्रस्तावना, सभी खड़े होके एक मत से सब ने कहा हम सब ये प्रस्तावना को समर्थन कर रहे हैं। इसलिए मैंने सबके सामने घोषित किया है, श्री योगी आदित्यनाथ जी भारतीय जनता पार्टी का विधायक दल का नेता के रूप में चयन प्रक्रिया पूरा हो गया है। इससे पहले दिल्ली से लेकर लखनऊ में पार्टी नेताओं के बीच बैठकों के कई दौर चले। प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने दिल्ली में अमित शाह से मुलाकात की। वहीं दिल्ली से लखनऊ पहुंचने के बाद योगी आदित्यनाथ और वेंकैया नायडू के बीच बैठक हुई। श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को उप मुख्यमंत्री के रूप में पहला उनको उप मुख्यमंत्री और दूसरा श्री दिनेश शर्मा जो अनुभवी है, लखनऊ से है, पूर्व मेयर भी है, अफसर से परिचित भी है, उन दोनों को योगी जी का साथ देने के लिए दोनों को उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करने के लिए ये अधिकार मुख्यमंत्री को केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड ने भी दिया है। मैं एकदम सम्मान पार्टी का ज्ञापन करता हूँ। जो भी जिम्मेदारी मिली है उनको हृदय से सम्मान से स्वीकार करता हूँ। लोक कल्याण संकल्प पत्र के माध्यम से जो वादा किया वही हमारी प्राथमिकता। रविवार को लखनऊ के कांशीराम स्मृति उपवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह समेत बीजेपी के सभी बड़े नेता शिरकत करेंगे। करीब 15 साल बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। इस बार के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर 325 सीटों पर जीत दर्ज की है। इनमें बीजेपी की 312 सीटें शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। योगी आदित्यनाथ फिलहाल गोरखपुर लोकसभा सीट से सांसद हैं। योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। 1998 से लगातार गोरखपुर क्षेत्र का वो प्रतिनिधित्व करते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का उन्हें बड़ा चेहरा माना जाता है। 2014 में 5वीं बार योगी सांसद बने। उनके गुरु अवैधनाथ ने 1998 में राजनीति से संन्यास ले लिया था और योगी आदित्यनाथ को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। यहीं से योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पारी शुरू होती है। 1998 में गोरखपुर से 12वीं लोकसभा का चुनाव जीतकर योगी आदित्यनाथ पहली बार संसद पहुंचे तो वो सबसे कम उम्र के सांसद थे। उस वक्त उनकी उम्र महज 26 साल थी।
उत्तराखंड की बात करते हैं। उत्तराखंड को त्रिवेंद्र सिंह रावत के तौर पर नया मुख्यमंत्री मिल गया है। उनके साथ सतपाल महाराज समेत 9 और मंत्रियों ने भी आज शपथ ली। इसमें 7 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री शामिल हैं। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री बनने के बाद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शाम को पहली कैबिनेट बैठक भी की। बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड के नवे मुख्यमंत्री बन गए हैं। शनिवार को देहरादून के परेड ग्राउंड में हुए समारोह में राज्यपाल के पॉल ने त्रिवेंद्र सिंह रावत को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मैं उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ ही पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री के अलावा 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें 7 कैबिनेट मंत्री और 2 राज्य मंत्री शामिल हैं। सतपाल महाराज, प्रकाश पंत, हरक सिंह रावत और मदन कौशिक को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। इनके अलावा यशपाल आर्य, अरविंद पांडे और सुबोध उनियाल को भी कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। रेखा आर्य और धन सिंह रावत को राज्य मंत्री बनाया गया। जनादेश ज्यादा होता है, अति विश्वास जनता का हमारे ऊपर है, तो निश्चित रूप से उस विश्वास को, उस अति विश्वास की, जनता के अति विश्वास को कायम रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। डोईवाला सीट से विधायक त्रिवेंद्र सिंह रावत के नाम पर शुक्रवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में मुहर लगी थी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 70 में से 57 सीटों पर जीत हासिल हुई। 56 साल के त्रिवेंद्र सिंह रावत डोईवाला सीट की नुमाइंदगी करते हैं। वो 1983 से 2002 तक आरएसएस के प्रचारक रहे। त्रिवेंद्र सिंह रावत पहली बार 2002 में डोईवाला सीट से विधायक बने। 2007 में भी वे यहां से जीतने में कामयाब रहे। 2007 से 2012 के दौरान वे उत्तराखंड के कृषि मंत्री भी रहे। हालांकि 2012 में वो रायपुर विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। 2014 में डोईवाला सीट पर हुए उपचुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इधर पंजाब में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज कैबिनेट की पहली बैठक की। बैठक में आर्थिक मामले, किसान कर्ज और नशे का मुद्दा प्रमुख रूप से चर्चा के केंद्र में रहे। बैठक में 100 से ज्यादा फैसले लिए गए। साथ ही कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को सरकार का कार्यक्रम घोषित कर दिया गया। पंजाब भवन में हुई बैठक में एक्साइज पॉलिसी और सरकार के खर्च कम करने पर भी चर्चा हुई। साथ ही चुनावी घोषणा पत्र को लागू करने की रणनीति भी बनाई गई। बैठक में कैबिनेट मंत्री ब्रह्म मोहिंद्रा के अलावा वित्त मंत्री मनप्रीत बादल और कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू और साधु सिंह धर्मसोत भी शामिल रहे। मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर ने कहा है कि देश में सबके लिए न्याय अब भी एक सपना है। उन्होंने ये बात आज दिल्ली में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सम्मेलन में कही। जस्टिस खेहर ने कहा कि लंबित मामलों को तेजी से निपटाना आज सबसे बड़ी जरूरत है। साथ ही कमजोर लोगों को कानूनी सहायता और सेवाओं से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि मुकदमों की सुनवाई में तेजी आनी चाहिए ताकि मुकदमे जल्द से जल्द निपटाए जा सकें। उन्होंने कहा कि अदालतों में जरूरत पड़ने पर आरोपियों को भी कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। I also take this opportunity to emphasize the need of embracing technology in our operations and management. This will enable us to enhance outreach to the needy and improve our skills in handling complex legal situations timely and effectively. बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार की योजनाओं से आम आदमी शब्द ढकने की मांग की है। पार्टी सोमवार को दिल्ली राज्य चुनाव आयोग से मिलकर ये मांग भी रखेगी। बीजेपी को लगता है कि एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। दिल्ली सरकार की तमाम योजनाओं के आगे लगा आम आदमी शब्द एमसीडी चुनाव में बड़ा मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने इसे आम आदमी पार्टी का प्रचार बताते हुए इसे ढकने की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि ये वोटरों को लुभाने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी ने अपनी पार्टी का प्रचार करने के लिए सरकारी योजनाओं का नाम अपनी पार्टी के नाम पर रखा हुआ है और उन्होंने जगह जगह आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे सड़कों पर भी अपने नेता की तस्वीर लगा के प्रचार कर रहे हैं, जो पूरी तरह से आचार संहिता का उल्लंघन है।
दिल्ली सरकार की कई योजनाओं में आम आदमी शब्द है। इनमें आम आदमी मोहल्ला क्लिनिक, आम आदमी बाईपास एक्सप्रेस बस सर्विस, आम आदमी पॉलीक्लिनिक और आम आदमी कैंटीन जैसी योजनाएं शामिल हैं। आम आदमी पार्टी इसे मुद्दों की कमी से जोड़ रही है। निश्चित रूप से ये इस बात को साबित करता है कि पिछले 20 साल में भाजपा और कांग्रेस ने मिलकर जो दिल्ली को कचरे का डब्बा बनाया है और एमसीडी को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया है, इससे मुंह छुपाने के लिए उन्हें कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने समाजवादी एम्बुलेंस सेवा से समाजवादी शब्द ढकने के आदेश दिए थे। एमसीडी चुनाव 22 अप्रैल को होने हैं। 1 दशक से एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। आगामी नगर निगम चुनाव में बीजेपी को अब आम आदमी शब्द से ऐतराज होने लगा है। उनका आरोप है कि पार्टी सरकार की आड़ में जनता को बरगलाने का काम कर सकती है। ऐसे में वो चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। कैमरामैन अश्वनी के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। आगरा में आज 2 धमाके हुए। इसमें कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन धमाके ऐसे वक्त में हुए हैं जब बीती रात आगरा के रेलवे ट्रैक के पास आतंकी हमले की धमकी वाला एक खत मिला था। आगरा में 2 बम धमाकों के बाद पुलिस जांच में जुटी है। एक धमाका आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 के पास हुआ। दूसरा विस्फोट ख्वाजा सराय इलाके में एक मकान में हुआ। इन धमाकों में कोई हताहत नहीं हुआ। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें जांच में जुटी हैं। हमारे एक्सपर्ट जो है वो, क्योंकि कोई बहुत डैमेज नहीं है, बस मात्र एक छोटा सा छेद हुआ बस उस शेड में, और ऐसे ही वहाँ पर हुआ एक छोटा, लेकिन धुआं, ये दोनों फिनोमेना है कि आवाज और धुआं, डैमेज कुछ नहीं है। आगरा से 20 किलोमीटर दूर भांडाई रेलवे स्टेशन के पास बीती रात रेल लाइन पर बड़ा पत्थर मिला था। अंडमान एक्सप्रेस के ड्राइवर ने समय रहते पत्थर देख लिया और इमरजेंसी ब्रेक लगा दिए। इससे बड़ा हादसा टल गया। रेलवे लाइन के पास एक खत भी मिला जिसमें आतंकी हमले की धमकी दी गई थी। पत्थर टूट गया, कोई विशेष वो नहीं है। उसमें एक लेटर भी मिला है, उसके बारे में जरा उसका अध्ययन करके बताएंगे। क्या जांच का विषय है, बताते हैं। उसके वैसे कोई खास बात नहीं है। इससे पहले मीडिया में ऐसी खबरें आई थी कि आतंकी ताजमहल पर हमले की फिराक में हैं। इसके बाद ताजमहल की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन ताजमहल के पास ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित दंतेवाड़ा में सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को मार गिराया है। मारे गए नक्सलियों के पास से भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार बरामद हुए हैं। मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हुए। जिले के बर्डम इलाके में आज तड़के सीआरपीएफ और राज्य पुलिस का संयुक्त दस्ता नक्सल विरोधी अभियान पर निकला, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ दंतेवाड़ा के अंदरूनी जंगलों में हुई। अतिरिक्त सैन्य बल घटनास्थल के लिए रवाना किए गए हैं। सीआरपीएफ की 112 बटालियन अभियान की अगुवाई कर रही है। सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान फिलहाल जारी है। हरियाणा के कई जाट बहुल जिलों में आज से धारा 144 लागू कर दी गई है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। यह फैसला सोमवार को जाट समुदाय के प्रस्तावित संसद घेराव के मद्देनजर लिया गया है। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी, दादरी और हिसार जिले शामिल हैं। इसमें ट्रैक्टर ट्रॉली और दूसरे वाहनों को एक जिले से दूसरे जिले में जाने से रोकने की व्यवस्था भी की गई है। जाट समुदाय ओबीसी कोटे में आरक्षण की मांग कर रहा है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति ने कहा है कि सोमवार को संसद घेराव के उनके कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं होगा। वहीं आंदोलनकारियों की कल हरियाणा के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों से भी बातचीत होनी है। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस और पड़ोसी राज्यों की पुलिस से आंदोलनकारियों को रोकने को कहा है। इस बाबत गृह मंत्रालय ने बाकायदा एक एडवाइजरी भी जारी की है। और इस बीच दिल्ली मेट्रो ने कल रात 11:30 बजे के बाद शहर के बाहर मेट्रो सेवाएं बंद करने का ऐलान किया है। वहीं रविवार रात 8 बजे से अगले आदेश तक 12 मेट्रो स्टेशन बंद रहेंगे। इनमें राजीव चौक है, पटेल चौक, केंद्रीय सचिवालय, उद्योग भवन, लोक कल्याण मार्ग, जनपथ, मंडी हाउस, 12 खंबा रोड, आरके आश्रम मार्ग, प्रगति मैदान, खान मार्केट और शिवाजी स्टेडियम स्टेशन शामिल हैं। हालांकि इन स्टेशनों पर इंटरचेंज की सुविधा मौजूद रहेगी। गुड़गांव, फरीदाबाद और नोएडा में मेट्रो सेवा उपलब्ध नहीं होगी। मारुति के 13 पूर्व कर्मचारियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। गुड़गांव की अतिरिक्त जिला अदालत ने कंपनी के मानेसर प्लांट में साल 2012 में हुई हिंसा के मामले में यह फैसला सुनाया है। इसमें एक वरिष्ठ अधिकारी की मौत हो गई थी।
वहीं 4 पूर्व कर्मचारियों को 5 साल की सजा हुई है। 14 आरोपियों को 2500 जुर्माना लगाकर रिहा कर दिया गया है। पुलिस ने 148 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया था। 10 मार्च को इनमें से 117 को रिहा कर दिया गया, जबकि 31 को दोषी पाया गया था। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें। अजे आखा वारिस शाह नूं कि तू कबरां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वर्का। हम जीते हैं कि हमें प्यार करना आ जाए, हम प्यार करते हैं कि हमें जीना आ जाए। उनके बिना पंजाबी साहित्य का तस्वर जो है वो अधूरा है। उनकी नजर, उनका शहर में अमृता प्रीतम। लखनऊ की भूल भुलैया। रहस्य और रोमांच से भरे 489 जीने और गलियारे। एक बार जो अंदर जाए आसानी से बाहर ना आए। अगर साथ गाइड ना हो तो बस इस 3 मंजिला परिसर में घूमता ही रह जाए। कहते हैं अकाल से प्रजा थी परेशान, तब लोगों को काम देने के लिए अवध के नवाब आसिफुद्दौला ने सन 1784 में करवाया इसका निर्माण। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत ने आतंकवाद और अति चरमपंथ का समर्थन करने वाले देशों को राष्ट्रमंडल समूह की सदस्यता के अयोग्य ठहराने की मांग की है। फिलहाल किसी भी देश को राष्ट्रमंडल समूह से हटाने के 8 आधार हैं, लेकिन इनमें आतंकवाद का समर्थन शामिल नहीं है। भारत के मुताबिक इसे भी उन आधारों में शामिल किया जाना चाहिए। लंदन में राष्ट्रमंडल मंत्री स्तरीय कार्रवाई समूह की बैठक में भारत ने यह बात रखी। इसके अलावा पाकिस्तान के विरोध के बावजूद भारत बांग्लादेश के खिलाफ कार्रवाई को बैठक के एजेंडे से बाहर करने में भी कामयाब रहा। वहीं भारत मालदीव के साथ भी सहयोग बढ़ाएगा, जिसने पिछले साल राष्ट्रमंडल समूह छोड़ दिया था। बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व विदेश राज्य मंत्री एमजे अकबर कर रहे हैं। भारत ने रूस के साथ Su-30 MKI लड़ाकू विमानों के रखरखाव समेत 2 समझौतों पर दस्तखत किए हैं। समझौतों के मुताबिक रूस की दिग्गज कंपनियां यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन और यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन तकनीकी मदद मुहैया कराएंगी, साथ ही 5 साल तक रखरखाव सेवाएं प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्री अरुण जेटली और रूस के व्यापार मंत्री डेनिस मेंतुरोव की मौजूदगी में कल नई दिल्ली में यह समझौता हुआ, जबकि दूसरा समझौता HAL और JSC यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन के बीच रूस निर्मित इंजनों की कल पुर्जों की आपूर्ति के लिए किया गया। इसके अलावा दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के उपायों पर भी चर्चा की गई। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सार्कोजी ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय मुद्दों के साथ ही परस्पर हित से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी चर्चा की। पीएमओ की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि सार्कोजी ने प्रधानमंत्री को नोटबंदी की सफलता के लिए बधाई दी है, साथ ही हाल ही के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सफलता को लेकर भी उन्हें बधाई दी। इससे पहले कल सार्कोजी ने इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा था कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है। सार्कोजी का मानना है कि चीन को भी आतंकवाद के बारे में अपना नजरिया साफ करना चाहिए। निकोलस ने कहा था कि अगर भारत और पाकिस्तान में से उन्हें किसी को चुनना हो तो वो भारत को ही प्राथमिकता देंगे। JKLF प्रमुख यासीन मलिक को श्रीनगर से गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल 9 और 12 अप्रैल को श्रीनगर और अनंतनाग संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव होने और कई अलगाववादी मतदाताओं से इसका बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। बहिष्कार अभियान में सक्रिय भूमिका के आरोप में अलगाववादी नेता यासीन मलिक को उनके कार्यालय से गिरफ्तार कर लिया गया। JKLF कार्यकर्ताओं और सैयद अली शाह गिलानी की हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के घटक ने कल रैली कर
संयुक्त चुनाव बहिष्कार अभियान की शुरुआत की। रैली ने गांदरबल और बडगाम जिले पहुंचकर लोगों से सतर्क रहने और आगामी चुनावों का बहिष्कार करने की अपील की थी। दिल्ली से पाकिस्तान गए आसिफ अली निजामी और उनके भतीजे नाजिम अली निजामी का पता चल गया है। दोनों सिंध में पाए गए हैं और वहां से कराची पहुंच गए हैं। 20 मार्च को उनके भारत लौटने की संभावना है। पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को इस बारे में सूचना दे दी है। दोनों 8 मार्च को पाकिस्तान गए थे। वहां से 13 मार्च को लाहौर के दाता दरबार दरगाह गए। इसके बाद से दोनों का पता नहीं चल पा रहा था। भारत ने इस बात में पाकिस्तान से जानकारी भी मांगी थी। खबर अमेरिका से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नए संशोधित यात्रा संबंधी आदेश पर रोक लगाने वाले मैरीलैंड कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी है। न्याय विभाग ने मैरीलैंड के ग्रीन बेल्ट जिला कोर्ट में अपील दायर की है। मैरीलैंड और हवाई राज्य की अदालत ने राष्ट्रपति ट्रंप के यात्रा संबंधी उस आदेश पर रोक लगा दी थी जिसमें ट्रंप ने 6 मुस्लिम देशों के यात्रियों और शरणार्थियों को अमेरिका में अस्थायी प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। ट्रंप ने यह आदेश 6 मार्च को दिया था। इस आदेश को 16 मार्च से लागू किया जाना था। हालांकि संशोधित यात्रा बैन के प्रभावी होने के कुछ घंटे पहले इस पर 2 राज्यों की अदालतों ने रोक लगा दी थी। कोर्ट का कहना था कि संशोधन के बाद भी आदेश भेदभावपूर्ण है और ये अमेरिका के लोकतांत्रिक और मानवाधिकार मूल्यों के खिलाफ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप 6 मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमेरिका में दाखिल होने पर 90 दिन की पाबंदी लगाना चाहते हैं। साथ ही शरणार्थियों पर भी 120 दिन के लिए वो प्रतिबंध लगाना चाहते हैं। इससे पहले जनवरी में भी राष्ट्रपति ट्रंप ने इसी तरह के आदेश पर कोर्ट ने रोक लगा दी थी। इराक के सैनिक मोसुल के पुराने शहर में पहुंच गए हैं। इराकी सैनिकों ने आतंकी संगठन आईएस की पकड़ वाले इस इलाके पर कब्जे के लिए तेजी से अभियान चलाने की बात कही है। हालांकि खराब मौसम की वजह से इसमें इराकी सैनिकों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। मोसुल के पश्चिमी क्षेत्र को फिर से अपने कब्जे में लेने के लिए 19 फरवरी को इराक ने सैन्य कार्रवाई शुरू की थी। ये क्षेत्र आईएस गुट का आखिरी प्रमुख शहरी ठिकाना है। इराकी सेनाओं का कहना है कि खराब मौसम के कारण हवाई मदद मिलने में बाधा के बावजूद उन्होंने आसपास के कई इलाके अपने कब्जे में ले लिए हैं। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में मूसलाधार बारिश से हालात बदतर हैं। यहां अब तक 67 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि हजारों लोग बेघर हैं। अल नीनो की वजह से ये स्थितियां बनी हैं। पेरू के कारपोंगो शहर में रस्सी के सहारे नदी पार करते ये लोग। पिछले 2 दशक में सबसे भयंकर बारिश के बाद यहाँ हालात बेहद खराब हैं। घर और सड़कें कीचड़ से भरी हुई हैं। बारिश से 1 लाख से ज्यादा घर बर्बाद हो गए हैं। 115 से ज्यादा पुल तबाह हो गए। बाढ़ से 5 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं। नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश की वजह अल नीनो है। अल नीनो से प्रशांत महासागर का पानी गर्म हो जाता है। अगले 2 सप्ताह तक भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। hoy un decreto de urgencia, un decreto supremo। बचाव दल लोगों को सुरक्षित स्थान में पहुंचाने पर जुटा हुआ है। इससे पहले 1998 में ऐसी ही बारिश आई थी जिसमें सैकड़ों लोगों की मौत हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब बात क्रिकेट की। रांची टेस्ट में तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने पहली पारी में 6 विकेट खोकर 360 रन बना लिए हैं। भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी से 91 रन पीछे है। आज दिन भर के खेल में ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज सिर्फ 5 भारतीय बल्लेबाजों को ही आउट कर पाए। चेतेश्वर पुजारा 130 और रिद्धिमान साहा 18 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। पुजारा ने आज टेस्ट क्रिकेट में 11वां शतक पूरा किया। उन्होंने अपनी पारी में अब तक 17 चौके लगाए हैं। भारत ने आज पहले सत्र में मुरली का विकेट गंवाया। मुरली विजय 82 रन बनाकर ओकीफ की गेंद पर स्टंप आउट हुए। मुरली विजय ने पुजारा के साथ दूसरे विकेट के लिए 102 रनों की शानदार शतकीय साझेदारी की। दूसरे सत्र में अजिंक्य रहाणे 14 और विराट कोहली 6 रन बनाकर आउट हुए।
कोहली को कमिंस आउट किया। कोहली इस सीरीज की 5 पारियों में एक बार भी 20 रन का आंकड़ा तक नहीं छू पाए हैं। करुण नायर सिर्फ 23 रन का योगदान दे पाए। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।